नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक नया चैप्टर लेके आने वाले हैं क्लास टेंथ का, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज हम लोग इस चैप्टर में मतलब इस पार्ट में वीडियो में खत्म कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण जो चैप्टर हमारे पास आ गया है, हम इसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे बच्चों। तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे पदार्थ से। पदार्थ जो कि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। कोई वस्तु पदार्थ कब होगी, जिसमें मतलब वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। हम लोग पढ़े ही है इस बात को, जानते हैं हम लोग, जिसमें स्वयं का द्रव्यमान हो और वो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, वो पदार्थ कहलाती है। बच्चों, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर इसके कुछ प्रकार हैं बच्चों। इसको हम ये बोल सकते हैं कि इसको बांटा गया है इसकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो कितने भागों में बच्चों बांटा है, देखो। अम्ल, क्षार, लवण, उदासीन पदार्थ भी होते हैं बच्चों, और एक है लास्ट में उभयधर्मी। ओके बच्चों, तो पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों को इतने भागों में बांट दिया। अम्ल हो गए, क्षार हो गए, लवण हो गए, उदासीन और उभयधर्मी पदार्थ हो गए बच्चों। तो अब अम्ल, क्षार, लवण ये तो एक टॉपिक ही है, ये चैप्टर ही हमारा, इसमें तुम चैप्टर में ही इसको पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उदासीन और उभयधर्मियों को भी बेटा देख लेंगे। तो उदासीन क्या होते हैं, जैसे अम्ल और क्षार की बात करें तो ये तो पदार्थों की बेसिक जो उनके गुण होते हैं वो दिखा देते हैं, प्रकृति दिखा देते हैं अम्ल और क्षार। लेकिन अगर कोई पदार्थ ना अम्ल है ना ही क्षार है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वह उदासीन है। उदासीन पदार्थ कौन से होते हैं, तो वे पदार्थ जो ना ही अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं, यानी कि जो ना ही अम्ल होंगे और ना ही क्षार होंगे तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो उदासीन कहलाएंगे। ओके। और उभयधर्मी की अगर हम लोग बात कर लें तो उभयधर्मी क्या होते हैं, तो उभयधर्मी वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह अपने गुण प्रदर्शित करें, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार में हो। तो जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। ओके। जैसे कि अगर आप बात करो तो आप धातुओं के ऑक्साइड ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या हैं, उभयधर्मी में ही आएंगे। ज्यादातर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी में ही आते हैं, क्योंकि वे अम्ल तथा क्षार दोनों से ही रिएक्शन करते हैं। ओके बच्चों, चलो, तो फिलहाल अब हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल तथा क्षार की, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण की। तो सबसे पहले उनमें भी हम बात करने वाले हैं किसकी, अम्ल की। एक्चुअल में अम्ल क्या है, तो बच्चों जो हम लोग अभी तक छोटे क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं कि अम्ल क्या है, तो अम्ल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को पता ही होगी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन को ही देख लेते हैं कि अम्ल क्या होंगे। तो अम्ल के कुछ सामान्य गुण हैं बच्चों, सामान्य गुण जो कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो अम्ल कौन होते हैं बच्चों, तो वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो स्वाद में कैसे हों, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी के साथ में बच्चों एक बात तो ये हो गई कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अच्छा, ये जल में क्या होते हैं, तो सभी अम्ल जो होते हैं सामान्यतः जल में विलेय होते हैं बच्चों, विलेय होते हैं। ओके, जो अम्ल होते हैं वो जल में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं बेटा। अच्छा, और इनका एक कोई गुण बता दो सामान्य वाला, यानी कि जो बेसिक इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें बच्चों एक आ जाएगा
जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो प्रबल संचारक होते हैं बेटा, प्रबल संचारक होते हैं। प्रबल संचारक होने का मतलब क्या है कि त्वचा के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं अम्ल। ओके, त्वचा के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं बेटा अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो प्रबल संचारक भी होते हैं अम्ल, ये भी चीज हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं बेटा अगला एक गुण और भी देख लो, क्योंकि ये आ सकता है ना, कॉमन सी चीज है कि अम्लों के सामान्य गुण बताइए, सीधा ही क्वेश्चन आ गया तो आपको ये चीज तो पता ही होनी चाहिए। ओके बेटा, तो प्रबल संचारक होते हैं अम्ल। अच्छा, और तो अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया कर कर, ये धातुओं से क्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप, तो धातुओं से क्रिया के फलस्वरूप बेटा क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं ये। चार हो गए, एक और बता दो। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को, कैसे बच्चों, नीले लिटमस को, नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इतना ही लिख देता हूं, ठीक है, समझ जाएंगे। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चों, लाल कर देते हैं। तो ये तो हो गए किसके गुण, अम्लों के गुण हो गए बेटा। तो इसी प्रकार हम लोग क्षारों के भी गुण पढ़ेंगे, क्षारों के भी सामान्य गुण पढ़ लेते हैं बेटा। तो मैं इसको मिटाल देता हूं। अब मैं बड़ा लिखने की थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को दिक्कत होती है देखने में, काफी लोगों ने मुझसे बोला भी। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले ही किसी ने फोन करके बोला कि सर थोड़ा सा बड़ा लिख दिया करिए, छोटे में दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं इस बात पर। और बेटा हम लोग थोड़ा सा बड़ा लिखने की भी ट्राई करेंगे। ओके, तो ये तो हो गए अम्लों के। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, क्षारों के सामान्य गुण। ओके, तो अब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं क्षार। चलो, क्षार। ओके, तो क्षारों के सामान्य गुणों की बात अगर मैं कर लूं बच्चों, तो जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, तो स्वाद में कसैले होते हैं बेटा, स्वाद में कसैले होते हैं ये कड़वे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पर कड़वे भी आता है। चलो, आज लिखने में दिक्कत ज्यादा हो रही है मुझे, कड़वे भी होते हैं, क्योंकि मैं एफर्ट दे रहा हूं ना बड़ा लिखने पे, इस चक्कर में इस तरीके का हो रहा है। चलो बेटा, स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं। अच्छा, और ये बेटा क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को, तो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अगला पॉइंट, यह भी बच्चों अम्लों की तरह क्या होते हैं, प्रबल संचारक। प्रबल संचारक का मतलब त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते हैं, त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। ओके बेटा, त्वचा के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। अगला, यह साबुन की तरह चिकने होते हैं बेटा, साबुन की तरह चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं बच्चों। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी क्षारों की तरह जल में विलय होते हैं बेटा। तो जल में क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं ये भी, ठीक है। तो ये सामान्य गुण हो गए जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, और आई थिंक सभी को पता भी होंगे। ओके, तो अम्ल और क्षारों के जो सामान्य गुण हो गए वो तो ये हो गए। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या आती है, अगर आपको कोई अम्ल मिल जाए तो क्या आप हर अम्ल को स्वाद करके टेस्ट करके देख लोगे क्या, हल्का सा लिया टेस्ट कर लिया, अगर टेस्ट कर लिया ना, थोड़ा सा भी टेस्ट किया तो पहले तो उंगली ही डालोगे उसमें, जो चीज हाथ से टच कर पाओगे वही तो लगाओगे। कुछ अम्ल इतने खतरनाक होते हैं, आपने उंगली डाली धुआं निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उस पर थोड़ा ध्यान देना है, वैसा तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए नई परिकल्पनाएं बेटा चालू हो गई अम्ल और क्षारों को लेकर। तो उसी प्रकार की कुछ परिकल्पनाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा।
तो इसको मैं रब कर देता हूं, अगर किसी को नोट करना है तो वो कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब हम लोग डायरेक्ट इससे आगे की बात करेंगे बच्चों। आज भी वीडियो में अकेले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझको खुद नहीं पता चलेगा कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है, थोड़ी क्षमा चाहते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल तथा क्षारों की परिकल्पनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले बेटा एक आता है वैज्ञानिक जिसका नाम है आरहेनियस। आरहेनियस की अवधारणा। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं आरहेनियस की अवधारणा के बारे में, कि आरहेनियस ने अम्ल तथा क्षारों से रिलेटेड क्या अवधारणा दी। तो आरहेनियस बच्चों क्या बोलता है, आरहेनियस का कहना यह है अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में बेटा। ठीक है, तो इसका कहना यह है कि अम्ल क्या होते हैं, तो इसने बोला वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो जल में घुलने पर क्या दें, H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, अम्ल हो जाते हैं। फिर इससे पूछा कि अच्छा भैया क्षार क्या होते हैं, तो इसने बताया कि जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट हो गया आरहेनियस परिकल्पना का। क्या हुआ कि जो H+ आयन देगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और जो OH- आयन देगा वो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो देख लेते हैं कुछ अम्ल और क्षारों को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं HCl, और उसको अगर हम जल में मिलाएंगे, ठीक है, अगर मैं इसको जल में मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये H+ Cl- देगा। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग नाइट्रिक अम्ल को भी मिला लेते हैं, तो H+ और NO3- आएगा। H2SO4 को भी मिला लेते हैं बच्चों, तो H+ HSO4- आ जाएगा, है ना। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी अम्ल था, ये भी अम्ल था, ये भी अम्ल था, और इनको जैसे ही हमने जल के साथ मिलाया है तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ भी हमको H+ आयन मिल रहा है, यहाँ भी H+ आयन मिल रहा है, और यहाँ भी H+ आयन मिल रहा है। मतलब जो आरहेनियस ने कहा था वो बात बिल्कुल सच दिखाई दे रही है हम लोगों को, है ना, कि हम लोगों को H+ आयन दिखाई दे रहे हैं और H+ आयन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस बात में तो कंफर्मेशन पूरी तरीके से हो जाती है कि जो H+ आयन देंगे वो सभी क्या होंगे बेटा, अम्ल होंगे। बात समझ में आ रही ना। ठीक इसी प्रकार से बच्चों क्षारों के लिए भी देख लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं क्षार NaOH, और इसको जब हम लोग जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, Na+ OH-। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग ले लेते हैं KOH को भी, K+ OH-। BaOH का होल ट्वाइस इसको भी ले लेते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, Ba+2 OH-। ओके, अगर आप यहां थोड़ा सा नोटिस करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, OH-, OH- और OH-। इसका मतलब क्या है कि जो OH- देंगे वो क्या होते हैं बेटा, क्षार होते हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई भी दे रही है हम लोगों को, हमें समझ में भी आ रहा है कि हाँ ठीक है, बात तो सही कह रहे थे। ठीक है, तो आरहेनियस की बात बिल्कुल समझ में आ गई हम लोगों को, यही आरहेनियस की परिकल्पना है। अगर एग्जाम में आती है तो आप अच्छे से डील कर लोगे इसको। ठीक है, चलो बच्चों आगे बात करते हैं। तो ये अम्ल और क्षार की बात यहां तक तो समझ में आ गई होगी, लेकिन सिर्फ आरहेनियस ही नहीं था बच्चों जिसने इसके बारे में बताया। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा तो ले सकता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो बच्चों, ठीक है, तो आरहेनियस ने ही अकेले बेटा इसके बारे में नहीं बोला है, उसके अलावा भी कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे कि एक थे लुईस भाई साहब। कौन थे बच्चों, लुईस। तो लुईस ने अपनी परिकल्पना क्या दी, और लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या है। तो लुईस के अनुसार जो अम्ल होते हैं वो कौन होते हैं, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, अम्ल होते हैं। और क्षार कौन होते हैं बेटा, तो क्षार होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों,
अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है ब्रोंस्टेड लॉरी। ब्रोंस्टेड लॉरी, ब्रोंस्टेड लॉरी एक वैज्ञानिक है जो कि आते हैं बच्चों। और ब्रोंस्टेड लॉरी जो आए हैं उन्होंने क्या बोला है, उनको भी थोड़ा इनका नाम बड़ा अच्छे से लेना, ब्रोंस्टेड लॉरी, ओके, वरना गड़बड़ भी हो सकता है। चलो फिलहाल बात करते हैं हम लोग ब्रोंस्टेड लॉरी ने क्या बोला। तो ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार जो अम्ल है वो क्या है, तो इनके अनुसार जो अम्ल है वो है जो H प्लस प्रोटॉन को दान करेगा। H प्लस प्रोटॉन को दान करने वाले H प्लस प्रोटॉन दाता जो होगा वो कौन होगा, अम्ल होगा। तथा क्षार क्या होगा बेटा, तो क्षार होगा जो H प्लस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। H प्लस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा बेटा, तो इनके अनुसार वो क्षार हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने को इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने से रिलेटेड अपनी परिकल्पना दी थी, इन्होंने प्रोटॉन को ग्रहण करने और त्यागने से रिलेटेड अपनी परिकल्पना दी थी। अगर इतना आपको याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। चलो भाई, एग्जाम बहुत नजदीक ही आ चुके हैं अब आपके, तो थोड़ी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी आपको भी। आओ बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अम्लों के वर्गीकरण की। तो अम्लों का वर्गीकरण, तो अगर अम्लों का वर्गीकरण कर लें बच्चों हम लोग, तो वर्गीकरण के आधार पर अम्ल जो होंगे वो दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, तो एक तो हो जाएगा बेटा कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और दूसरा हो जाएगा बेटा खनिज अम्ल। क्या हो जाएगा, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, ओके। तो कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल में किस तरीके से हमने इसको बांटा है और क्यों बांटा है ये भी समझ लेते हैं। तो कार्बनिक अम्लों की अगर बात की जाए बेटा, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सभी सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। पहले भी ऐसी परिकल्पना थी, अब तो खैर चेंज हो गई है जब से बहुत सारे पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों को कहाँ लैब में बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चों एक जैव शक्ति सिद्धांत आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तब ये चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप इतना समझ लो कि कार्बनिक अम्ल क्या होंगे, तो वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त होते हैं। जो किससे प्राप्त होते हैं बेटा, तो सजीवों से प्राप्त होते हैं। तो वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त होंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त होंगे उनको क्या कहा जाएगा, कार्बनिक अम्ल कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि तो बेटा दूध और दही से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है हम लोगों को। टमाटर से बेटा कौन सा एसिड प्राप्त होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों एक आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किससे प्राप्त होता है, तो सिरके से प्राप्त होता है। गांव में छिरका भी कुछ लोगों के यहाँ कहा जाता है। ठीक है, तो सिरके से जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ये सभी कैसे हैं बेटा, ये कार्बनिक एसिड में आ जाएंगे, यानी कि कार्बनिक अम्लों में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग खनिज अम्लों के बारे में बात करने वाले हैं। खनिज अम्ल कौन से, तो जो खनिजों से प्राप्त होंगे यानी कि चट्टानों वगैरह से प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, खनिज अम्ल होंगे। जैसे कि बेटा, तो जैसे कि HCl है, H2SO4 है, इसी प्रकार एक और ले सकते हैं हम लोग HCl, H2SO4 और HNO3। ये प्रबल संक्षारक भी होते हैं इसी वजह से, क्योंकि चट्टानों से प्राप्त होते हैं तो ये खतरनाक एसिडों में आ जाते हैं बेटा, है ना। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से बहुत सारे होंगे बेटा, एक सिट्रिक एसिड भी होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान दे लो ना, नींबू में संतरे में पाया जाता है। ओके, नींबू और संतरे में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ओके, तो अम्लों का वर्गीकरण समझ में आ गया आपको।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा पदार्थ, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के आधार पर उसको बांट दिया, अम्ल, क्षार, लवण, उदासीन और लास्ट क्या था, उभयधर्मी पदार्थ। ठीक, उभयधर्मी और उदासीन दोनों पढ़ लिए हमने। उसके बाद अम्ल और क्षार पढ़ लिए हमने, उनके सामान्य गुण पढ़ लिए, और सामान्य गुण पढ़ने के बाद अब हम लोग अम्लों के पीछे पढ़ चुके हैं, और अम्लों का वर्गीकरण हमने बच्चों यहाँ पर देख लिया है। तो अम्लों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं अम्लों के वर्गीकरण के बाद अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और सबसे ज्यादा बेटा क्वेश्चंस भी यहीं से फंसने वाले हैं। ओके, तो अम्लों के रासायनिक गुण में नंबर 1 हम लोग डालते हैं किसके साथ, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया बेटा। तो अम्लों की क्रिया अगर धातुओं के साथ की जाए बेटा तो क्या होता है, सभी को पता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो हम लोग चलो करा के देख लेते हैं। तो हमने Na लिया, सोडियम, और उसकी क्रिया हमने किसके साथ करा दी, H2SO4 के साथ करा लें। चलो ये H2SO4 के साथ रहने दो, अभी HCl के साथ कराते हैं। चलो ओके, HCl के साथ कराएं, चलो HCl के साथ कराते हैं। तो क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस तो यहां पर फॉर्मेशन होगा ही होगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया बेटा। ओके, अब बचेगा क्या, हाइड्रोजन हमेशा अणु मतलब दो अणु परमाणु होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दो आणविक होता है ये, इस चक्कर में ये दो अणु दिखाएगा, और यहाँ पर जो Na आएगा वो NaCl में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ 2HCl हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ भी 2 होगा। अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग Zn की रिएक्शन करा लेते हैं इसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और द्विपरमाणविक अणु है वो, ये चीज बोलने वाला था मैं उस टाइम, जबान फसल जाती है कभी कभी। चलो भाई, तो H2 निकल गया, अब ZnCl, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnCl2, इसके आगे 2 लगा लो। ठीक है, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को, है ना। अगर आप चाहो तो इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी रिएक्शन करा के देख सकते हो, देख लो, H2SO4, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन निकल गई, बचेगा क्या, तो Na2SO4, सोडियम सल्फेट ही बनेगा ना, तो 2 हैं, आगे 2 लगा लो। ठीक है, 2Na प्लस H2SO4 से बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर, वेरी गुड बच्चों। चलो ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब पढ़ते हैं अगला रासायनिक गुण। तो क्या होगा अगला रासायनिक गुण, तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अलग वीडियो, मतलब अकेले वीडियो बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यही नहीं समझ में आता है कि ये कहां तक जा रहा होगा। वीडियो ऑन करके तो चला आया हूं मैं, अब मैं यहीं से ही ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम चीजों पर देख सकें और सही चीजें बन सकें। तो पता नहीं वीडियो कैसी बनेगी, मुझे खुद भी नहीं मालूम। चलो भाई, फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ हाई स्कूल के लिए, कुछ बच्चों के लिए जिनके लिए चैनल ही स्टार्ट हुआ है, वो लोग देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे। चलो भाई, तो बच्चों के लिए कुछ भी,
आओ बेटा, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया करने वाले हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पहले तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, इसमें निकलता क्या है। तो इसमें बेटा CO2 निकलेगा प्लस जल निकलेगा, ओके। और क्या होगा, इसके साथ में लवण भी बनेगा। तो आप सीधे यही याद कर लेना, ठीक है। और ये तो आपको याद ही रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो निकलता ही निकलता है। चलो कराते हैं रिएक्शन, किसके साथ हम लोग के साथ कराते हैं, किसी धातु कार्बोनेट की। तो हम लोग कराते हैं Na2CO3 की रिएक्शन, किसके साथ, किसी एक अम्ल के साथ करा दें, है ना। कौन सा अम्ल ले लें, कौन सा एक अम्ल ले लें भाई, Na2CO3 के साथ HCl ले लें। चलो HCl ले लेते हैं, कराते हैं रिएक्शन। तो क्या बनेगा, थोड़ा देखना, पहले तो जो बन रहा है पहले तो उसको बना लो। CO2 और H2O तो निकलेंगे ही, तो CO2 का फॉर्मेशन करो प्लस H2O का कर लो। अब देख लो बचा क्या, तो CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा था, है ना, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, और हमको क्या निकालना है, H2O। तो जाहिर सी बात है ये तो दो आएंगे, तभी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को निकालेंगे और अपने साथ लेके भाग जाएंगे, और क्या बन जाएगा, H2O। अब दो Cl यहाँ बचे हैं, Na2 यहाँ बचे, यानी दो Na और दो Cl बचे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या बना लेंगे, NaCl, और दो दो हैं तो आगे 2 बन जाएगा बेटा। समझ में आया, ये चीज क्लियर हो गई ना। चलो एक और करते हैं। तो हम लोग किसका ले लें इस बार, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, ओके। चलो तो NaHCO3 प्लस HCl से ही रिएक्शन करा लो, चलो ठीक बनाते हैं। तो जो बनेगा, जो हमको याद करना है वो तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। अब देख लेते हैं, देखो CO2, तो CO2 निकाल दिया, एक ऑक्सीजन बचा ना, ये एक हाइड्रोजन उठाओ, ये एक हाइड्रोजन उठाओ, तो H और H, H2 और एक O निकालो, H2O निकल गया। CO2 बचा था, CO2 निकाल दिया, बचा Na और ये बचा Cl, बस बात खत्म, इसी को लिख दो NaCl। तो ये वाली चीज भी बच्चों समझ में आ गई होगी कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, तो बेटा लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और उसी के साथ में H2O का भी फॉर्मेशन बेटा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक रिएक्शन बच्चों और कर लेता हूं मैं इसी के ही साथ, मैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराता हूं, CaCO3 प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, तो जो बनेगा पहले तो जो निकलेगा उसी को निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो CO2 निकाल दो प्लस H2O निकाल दो, दो चीजें निकल गई। अब आप देख लो क्या क्या बच रहा है, जो जो बचेगा उसको हम लोग बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, H2O निकालते हैं। चलो तो दो हाइड्रोजन उठाओ, एक ऑक्सीजन इसका उठाओ और इसको भगा दो, तो H2O निकल गया, H2O निकल गया, यहाँ CO3 जो था एक को निकल जाने से CO2 बचा, वो CO2 बेटा यहाँ निकल गया, बचा क्या, कैल्शियम, और यहाँ से बचा SO4, तो कैल्शियम सल्फेट बचा, इसी को लिख दो। तो कैल्शियम सल्फेट बेटा बन चुका है, ठीक। ये वाली चीज समझ में आ गई, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, ओके। ठंड की वजह से थोड़ा गले में भी दर्द हो रहा है, समझ में आ गया होगा, तो इसको मिटा देता हूं मैं, ओके, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गया होगा। चलो ठीक बेटा, इसको मिटा लेते हैं। अगली रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। चलो अगला रासायनिक गुण क्या होगा बेटा, तीसरा। तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया दिखाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया का सीधा मतलब है जो ना ही अम्ल रहे ना क्षार रहे, तो दो ताकतवर लोग लेके आओ, दोनों की आपस में लड़ाई करा दो, सेम ताकत वाले हों, तो क्या दोनों में से कोई किसी को हरा पाएगा, आपस में भिड़ेंगे, दोनों थक जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार से आप कर दो क्या, जब आप प्रबल अम्ल की क्रिया,
प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करा दो। प्रबल क्षार से जब करा दी जाएगी तो क्या बन जाएगा? उदासीन लवण प्राप्त हो जाएगा बेटा हम लोगों को, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, तो NaOH, सॉरी प्रबल अम्ल है ना, पहले HCl ले लो और NaOH के साथ क्रिया करा दो उसकी, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या बन जाएगा? तो NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो उदासीन लवण तथा जल हम लोग को प्राप्त हो गया। ये वाली बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है? चलो अच्छी बात है। चलो एक रिएक्शन फिर और करा के दिखा दो। KOH और सल्फ्यूरिक अम्ल की कराते हैं। चलो H2SO4 की और KOH से ही करा लो। चलो क्या बनेगा? तो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। एक H यहाँ से उठाओ, एक H यहाँ से उठाओ, एक O यहाँ से उठा लो, क्या बन जाएगा? H2O। K बचा यहाँ पर और SO4 यहाँ बचा यहाँ पर, तो K2SO4 बनेगा। इस वजह से हमको ये दो लेने पड़ेंगे। ठीक है, और जब दो लेंगे तो रिएक्शन बैलेंस कराने के चक्कर में क्या करना पड़ेगा? H2O देख लो, अगर आप बैलेंस ना हो तो उसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, दो दूनी चार, दो यहाँ लगा दो, हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर चार, दो छः, चार और दो छः, पोटेशियम यहाँ पर दो, पोटेशियम यहाँ पर दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, दो चार, दो दो चार। ठीक है, बैलेंस हो गया बेटा। ओके, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बेटा हो गई है, हमको समझ में भी आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज तक ये गले में ज्यादा हो रही है भाई। चलो बच्चों आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ क्रिया। तो धात्विक अम्लों के साथ ओके, तो धात्विक ऑक्साइडों की हम लोग अम्लों के साथ क्रिया करते हैं बच्चों, तो क्या प्राप्त होगा हमको ये देखना है। तो धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अगर हम अम्लों के साथ करेंगे तो एक धात्विक ऑक्साइड ले लो, जैसे ZnO प्लस HCl के साथ क्रिया कराते हैं हम लोग, तो क्या प्राप्त होगा? देखो थोड़ा ध्यान से। तो ZnCl2, इस वजह से यहाँ दो लेनी पड़ेगी, तो ZnCl2 प्लस क्या निकलेगा? 2H और एक O H2O। ठीक है, तो धात्विक लवण प्राप्त होगा और उसी के साथ जल प्राप्त होगा। तो लिख सकते हो आप लोग कि धात्विक लवण प्लस जल प्राप्त होता है। ओके, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कि यहां पर कोई दिक्कत आप लोगों को लग रही होगी। हम लोग के साथ अभिक्रिया भी हो चुकी है। चलो एक रिएक्शन और करें हम लोग इसी की। चलो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। आज मुझे बोलने में दिक्कत लग रही है, इस चक्कर में मेरी वॉल्यूम और डाउन होती चली जा रही है, तो बात करने में दिक्कत हो रही है। कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये चार हम लोगों ने इसके गुण पढ़ लिए हैं। ओके, एक और पढ़ लेते हैं। चलो पांचवा भी क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा बेटा हमारे सामने जल के साथ अम्लों की अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया में आप सीधे एक बात याद रखो कि हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है।
हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? H3O प्लस बच्चों प्राप्त हो जाता है। जैसे कि कर देते हैं प्राप्त, चलो। तो HCl को लिया हमने, H2O के साथ मिला दिया, क्या प्राप्त होगा? H3O प्लस, है ना। तो H3O प्लस, दो H थे, एक H के साथ निकाल दिया, तो H3O प्लस प्राप्त हो गया, प्लस कौन बचा? Cl माइनस, अलग अलग हो गया Cl माइनस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना इसको अच्छे से? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक और कर लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH और जल के साथ मिला दो इसको भी, क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O प्लस प्लस CH3COO माइनस। ओके बेटा, तो 5 हमने अम्लों के 5 रासायनिक गुणों को पढ़ लिया है बेटा। पांचों के पांचों रासायनिक गुण हम लोगों को याद हो गए होंगे। ओके, जहां तक उम्मीद करता हूं मैं कि याद हो गए होंगे आप सभी को। तो फिलहाल हम लोग इसको मिटालते हैं और आगे बात करते हैं क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। ओके, चलो बेटा, आज वीडियो कंप्लीट करने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। लगभग बीच में 2 बार मैंने सोचा कि वीडियो को आज रहने देते हैं और इसको अपलोड ही नहीं करेंगे, फिर कभी बना लेंगे या कल बना लेंगे, लेकिन वीडियो लेट हो रही है। मुझे ये चीज़ समझ में भी आ रही है, बट थोड़ा स्वास्थ्य बेटा गड़बड़ चल रहा है और इस समय डेंगू तो बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो हमारे मोस्टली लोग जो हैं वो डेंगू में फैल चुके हैं। मैं ही फिलहाल बचा हुआ हूँ आपकी दुआओं की वजह से। ठीक, चलो, तो क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं बेटा। आ जाओ, क्षारों के रासायनिक गुण। आज आपको एनर्जी भी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे बोला ही नहीं जा रहा। मैं अंदर से जोर लगा रहा हूँ, बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जितना तेज में बोलने की ट्राई कर रहा हूँ उतना ज़्यादा दर्द मुझे यहाँ फील हो रहा है। चलो, तो क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में बच्चों बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अम्लों के साथ किया था, वैसे ही क्षारों के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग धातुओं के साथ अभिक्रिया को देखेंगे बेटा। धातुओं के साथ धातुओं के साथ अभिक्रिया। ओके, चलो भाई, थोड़ा सा एनर्जी लेके आते हैं और माहौल को अच्छा करते हैं, नहीं तो आप लोग वीडियो देखते देखते बोर हो जाओगे। अच्छा, क्लास वीडियो में ना मजाक बहुत हो जाता है। जैसे 9th की मैंने जो वीडियोस डाली थी अभी, तो वहाँ बच्चे बैठे होते हैं, कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, तो वहाँ हंसी के मजाक के पॉइंट निकल के चले जाते हैं, और यहाँ वो चीज़ नहीं आ पा रही है। लेकिन 10th वालों को मोटिवेशन की आवश्यकता ही काफ़ी है, मजाक की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि 10th वाले बहुत सीरियस होते हैं। उनको पता होता है कि उनका बोर्ड है, उनको लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, तो इस वजह से वो पहले से ही बहुत सीरियस होते हैं, है ना। तो बच्चों, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और धातुओं के साथ अभिक्रियाओं को हम लोग देखते हैं कि अगर क्षारों के साथ हम धातु की अभिक्रिया करा दें तो बच्चों क्या होगा। तो कुछ धातुएं हैं, सारी धातुएं नहीं होती हैं, कुछ धातुएं जो कि अम्लों के क्षारों के साथ रिएक्शन करती हैं, तो क्या बनाती हैं बेटा? तो क्षारों के साथ कुछ जो धातुएं होंगी वो क्या करती हैं? जैसे कि एल्यूमिनियम है, जेडन है, टिन है, लेड है, ये क्या करती हैं? ये धातुओं के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती हैं बेटा। हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ओके, ये क्या है? तो रिएक्शन बनेगी तो क्या होगा? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस का तो फॉर्मेशन होना ही है। ओके बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। चलो, 2 हैं इधर, 2 3 4,
आई थिंक बैलेंस हो गई है। रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं इसे देखना है अगर, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मतलब जो रासायनिक विक्रियाएं होती हैं बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया ना बैलेंस, आप भी वैसे कर सकते हो आराम से। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? चलो इसी तरीके से हम लोग एक रिएक्शन और कर लेते हैं और Zn के साथ कराते हैं। ओके, Zn के साथ NaOH की अभिक्रिया करा देते हैं। चलो क्या प्राप्त होगा बेटा? क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करना है, 2 NaOH लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, तो ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया भी हो गई कंप्लीट। धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन इसमें एक नोट और लिख लेना। क्या? सभी धातुएं अम्लों तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। अब आप कहोगे कैसे पता सर फिर कौन सी करेंगी? तो एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जो आपको पढ़ने को मिलेगी। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होंगी सिर्फ वही हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, और कोई जो बाकी नीचे धातु होती है जैसे कॉपर है, चांदी है, Au है, सोना है, ठीक है, ये Au सोना हो गया, Ag चांदी हो गया, ये धातुएं क्या करती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं बेटा। ओके, कॉपर भी नहीं कर पाती है। ये वाली बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो फिर से आगे बात करते हैं आधात्विक ऑक्साइडों की। ओके, तो इसको मिटा देता हूं मैं। आधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया अगला टॉपिक हो जाएगा, अगला रासायनिक गुण क्षारों का। आधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, आधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, ठीक है। तो क्षारों की अभिक्रिया करानी है ना हम लोगों को। चलो एक क्षार लेते हैं NaOH, आधात्विक ऑक्साइडों से करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, करा दो। आधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन एक धातु है, रिएक्शन करा देते हैं, क्या बन जाएगा? तो Na2CO3 तो बनेगा बेटा, है ना? चलो Na2CO3 ही बनना चाहिए, CO2 CO3 बन गया। और विस्थापित क्या होगा? कुछ होगा विस्थापित क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ तो विस्थापित होना ही चाहिए, H2O विस्थापित होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ 2 करो, 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बचा ना, H2O विस्थापित हो गया बेटा। चलो एक रिएक्शन और कराते हैं, NaOH की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। चलो तो क्या बन जाएगा? सेम ही रिएक्शन होगी, कोई अंतर नहीं होगा, NO2SO3 प्लस H2O। ओके बेटा, तो अधात्विक ऑक्साइडों से अगर क्रिया कराओगे तो क्या होंगे? तो अधात्विक लवण बनेंगे, मतलब धात्विक लवण बन गया, और उसके अलावा जल विस्थापित हो जाता है बेटा, जल के अणु प्राप्त होते हैं, लवण तथा जल प्राप्त होता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, अच्छा क्षार जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे अम्लों में जो उदासीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपने लिया था वो आप यहाँ भी ले सकते हो। क्या? HCl की क्रिया आप सीधे NaOH से करा दो, या पहले NaOH लिख लो ना जब हम क्षारों की कर रहे हैं बात। तो NaOH की क्रिया क्या की हमने? HCl से करा दी, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2, है ना, उदासीन लवण प्राप्त होते हैं।
प्रबल अम्लों की क्रिया, प्रबल क्षारों की क्रिया अगर प्रबल अम्लों से करा दी जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। और फिर हम आज इसका लास्ट टॉपिक आज का कर लेते हैं, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही मिटा देता हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलो तो बेटा हम लोग जल से अभिक्रिया करा देते हैं, इसके जल के साथ अभिक्रिया। ओके, जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी तो आप जानते ही हो क्या करते हैं, जो क्षार होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, आयनों में टूटेगा और क्या देगा, तो अगर ये Na+ दे रहा है तो OH- आयन ही तो देगा बेटा, है ना। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, KOH को ले लो, ये भी क्या करेगा, K++ OH- देगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड को ले लो आप, ये भी क्या करेगा, Ba+2 और OH- आयन हम लोगों को देगा। तो ये लास्ट जो आप लोगों ने 5 नंबर वाला जो टॉपिक पढ़ा, 5 हो गए 4 हो गए, चलो 5 ही हो गए होंगे शायद। ओके, तो जल के साथ अभिक्रिया हो जाएगी बेटा। और आज जो हमने टॉपिक किए वो इतने ही किए और इतने ही आज हम लोग करने वाले हैं। अगली वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि अब डेली ही वीडियो आए, थोड़ा गले का भी इंतजाम करें और बहुत रात नहीं करें वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत रात हो जाती है, जिसकी वजह से जैसी रात होना शुरू होती है मेरे गले में दर्द चालू हो जाता है, तो बोलने में बहुत तकलीफ होती है। आज ये वीडियो कंप्लीट करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। बहुत जगह चुप हो जाने का मेरा मन किया कि मैं शांत हो जाऊँ, कुछ बोलूँ ना। ठीक है, तो बच्चों जैसे तैसे ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में आऊँगा गला दुरुस्त करके और इस चैप्टर को ख़त्म करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हाँ, इंटर के लिए अब जो वीडियोस आने वाली हैं वो सीधे एक वीडियो या 2 वीडियो में ही हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, बिकॉज अब डेट आ चुकी है। हमारे यहाँ हाफली के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वहाँ काम देखना पड़ता है, पूरा कॉपियाँ चेक करनी है घर पर लाके, तो बहुत सारा काम है। इस चक्कर में थोड़ा सा डिले होता चला जाता है मामला। लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इंटर का है, क्योंकि इंटर के जो प्री बोर्ड की डेट है वो भी आ चुकी है, 23-24 जनवरी तक हम लोग को कराने ही होंगे, है ना। 13 से लेकर 22 जनवरी तक के बीच में कुछ आइए, प्रैक्टिकल की भी डेट आ चुकी है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर अपनी ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम लोग वीडियोस को ऐसे लेके आएंगे कि 1 या 2 वीडियोस में पूरा चैप्टर खत्म कराने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैं टच करने की कोशिश करूंगा, और जो बाकी टीचर्स हैं, धनंजय सर हैं, उनसे भी हम लोग बोलेंगे कि वो एक वीडियो लेके आएँ और ख़त्म कराने की कोशिश करें चैप्टर को, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी बातें कल बोला है, इसका मतलब कल वीडियो 101% आएगी। एक टाइम भी निश्चित कर लेंगे कि शाम को 5 बजे या शाम को 6 बजे करीब हम लोग वीडियो अपलोड कर ही दिया करेंगे। अभी थोड़ा समय का बहुत इशू है, नया चैनल है तो हमको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, सीखनी पड़ती हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपका जो मन है आप करें, बट अच्छी दिशा में करना चाहिए ना, ऐसा नहीं है जो मर्जी वो करो, है ना। ठीक, समझ गए होंगे। चलो ठीक है, बाकी बातें करेंगे क्या।